हेलो एवरीवन। रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एमआर सर के ये नोट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर के अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से इसके शॉर्ट नोट्स को बना लें, ताकि एग्ज़ाम जब बिल्कुल सर पर आ जाए, एक दो दिन रह गए हों, तो आप उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपना रिवीजन करें और एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएं। चलिए आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, और उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे गॉस लॉ की मदद से। उससे पहले तीन चार पॉइंट हैं, इनको सिर्फ देख लो। देख क्यों लो? क्योंकि भाई आपको बोर्ड देना तो नहीं है, नहीं हमें बोर्ड नहीं देना, तो ये सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों के काम में आते हैं। अगर कोई बोर्ड वाला देख रहा होगा तो वो इनसे फ़ायदा ले लेगा, नहीं तो आप आगे बढ़ जाना। जब आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले क्या करिए, टेक क्लोज एंड सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। एक सिमेट्रिक और एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाना होगा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो। और जो वो क्लोज सरफेस होगा, दैट क्लोज सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू कैलकुलेट। अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहीं पर आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। दैट क्लोज सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू कैलकुलेट। ठीक है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया या तो 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला जो आ रहा है, गॉसियन सरफेस में पास थ्रू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो पास कर सकता है, बट मस्ट नॉट पासिंग थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। लेकिन डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। नाउ अप्लाई, और इसके बाद अपना वही फॉर्मूला जो फ्लक्स निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते थे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इंटू इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका इस्तेमाल करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पाइए। आइए देखते हैं कैसे। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। अरे ये तो मैं जानता हूं कि क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। भाई मैंने कब कहा कि आप नहीं जानते? वहां पर कुलम्स लॉ का इस्तेमाल किया गया था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट चार्ज का यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के इस्तेमाल से भी तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, दिखा दीजिए। इस पॉइंट पर निकालना था मुझे, मान लो कि इसकी चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है। ये गॉसियन सरफेस क्या है? हमने एक स्फीयर ले लिया। पहले जब हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो आप स्फेरिकल बनाएंगे। आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, अच्छी बात है। अब आप वही लगाइए अपना फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और ये मान लो इस छोटे से एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई होगा, कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, और ए जो होगा यानी कि एरिया जो होगा वो अंदर की तरफ रह जाएगा। इस पूरे का एरिया, इस स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो कितना आ गया? ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर के क्यू बाय आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू रख देते हैं। सवाल देता है, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का मुझे बताओ ग्राफ कैसा आएगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। गॉसियन सरफेस बनाया था, ये जो स्फीयर बनाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए
एक का काम खत्म हुआ। अभी बहुत सारी देखेंगे, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, शेल, शीट और लाइन चार्ज, सबके बारे में डिस्कशन होगा। बड़ा मज़ेदार लेक्चर ये होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में बात कर ली जाए। ये एक आपको लाइन चार्ज दे रखा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी इसकी लैम्डा। ठीक है, देखो भाई अब इस हर एक का डेरिवेशन तो पॉसिबल नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, बस अब फॉर्मूलाज को याद करिए और एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए, उन फॉर्मूलाज को किस तरीके से अप्लाई करना है। मैंने बताया था लाइन चार्ज के लिए आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो यहां पर आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। मान लीजिए इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर। कितनी हो जाएगी, डेरिवेशन भूल जाओ, 2k लैम्डा बाई आर, इसको दिमाग में बिठा लो। ये सेम है, किसके सेम है, सेंटर ऑफ हाफ रिंग के भी तो इतना ही आता था, भूल गए क्या, हाँ हाँ इतना ही आता था, हमें याद है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 2k लैम्डा बाई आर। किस वक्त क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उससे कितना आता है, किसी आर डिस्टेंस पर 2k लैम्डा बाई आर। इसको याद कर लीजिए और फिर k की वैल्यू रख दी तो आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसे भूल जाओ, इसे याद कर लो बस। ठीक है, याद कर लिया। ग्राफ बताइए। ग्राफ बनेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही इनवर्स रिलेशन है, बनेगा। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम दो फॉर्मूले याद कर चुके हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर और एक 2k लैम्डा बाई आर। ये किसकी वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से है। ठीक है, एक लाइन चार्ज रखा हुआ था, इस जगह पर आर डिस्टेंस पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, हाँ कितना, 2k लैम्डा बाई आर। इस मान लो आर डिस्टेंस पर इधर की तरफ क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर 2k लैम्डा बाई आर। यार सवाल पूछा मुझसे कि ये यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये मुझे लैम्डा दिख गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई नेगेटिव लाइन चार्ज होता तो इससे क्या हो जाता, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ हो जाता और कितना होता, 2k लैम्डा बाई आर होता। ठीक है, मेरे ऊपर मुझे सवाल पूछा गया, ये बताइए कि 3 पॉइंट दे दिए A B C। ओ भाई ये C है, ओ भाई ये C है, C। ये क्या है, ये है C। ये A रीजन है, ये B रीजन है, ये C रीजन है। मुझसे बोला इन तीनों रीजन में से पहले तो मुझे ये बताओ कि किस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैंने कहा ट्राई करता हूं, कोशिश करता हूं। ये लैम्डा दे रखी है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसकी दे रखी है प्लस n लैम्डा, n गुना ज्यादा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक बात है। अब बताइए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी इधर की तरफ होगा। कभी नेट 0 आएगा, कभी भी नेट 0 नहीं आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसकी तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, बीच में मान लो किसी x डिस्टेंस पर क्या सीन हुआ, इस पॉइंट पर देखना चाह रहा हूं। ये भाई इसको इधर की तरफ, इस भाई ये जो लाइन चार्ज है ये वाला n लैम्डा वाला, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, इस भाई की वजह से इधर की तरफ होगा। तो कहीं ना कोई ना कोई ऐसी डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर ये दोनों बराबर हो जाएंगे और एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट 0 आ जाएगा। आइए उस डिस्टेंस को निकाल लिया जाए। E1 कितना है, 2k लैम्डा बाई आर इधर की तरफ। E2 कितना होगा, इसकी वजह से 2k n लैम्डा r माइनस एक्स। मान लो अगर ये पूरी डिस्टेंस r है और ये x है, तो यहां पर r माइनस एक्स ही तो होगी इसकी डिस्टेंस। हाँ, तो हमें इस पॉइंट पर नेट जो है क्या करना है, 0 करना है, यानी कि दोनों को बराबर कर दो। तो किस डिस्टेंस पर ये आ रहा है, x इज इक्वल्स टू r बटा n प्लस 1 पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इन दोनों के बीच में। ये नहीं है कि इधर नहीं आएगा, बीच में आएगा। दोनों पॉजिटिव ही चार्ज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये याद मत कर लीजिएगा आपके, आप भाई इसको याद करने जा रहे हैं जैसे आपने एक फॉर्मूला याद करा था इक्विलिब्रियम के लिए, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x इज इक्वल्स टू r बटा अंडर रूट n प्लस 1, उसकी तरह इसे याद मत करिए। जब भी सवाल आए फौरन इक्वल करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे एप्लीकेशन देख लीजिए, ये लैम्डा दे दिया, ये 8 लैम्डा दे दिया, बोला इससे x दूरी बताओ किस डिस्टेंस पर।
मतलब x डिस्टेंस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एफ नेट जो है वो जीरो है। बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी। मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2k 8 लैम्डा बाई x इसकी वजह से, और इसकी वजह से कितना होगा 2k लैम्डा बाय 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स टोटल 20 है, ये x है तो ये कितनी होगी 20 माइनस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई 160 बाय 9 मीटर निकल गई। ठीक है, समझ में आई बात, बात समझ में आई। आइए, ये बढ़िया था, पॉजिटिव पॉजिटिव थे, लेकिन कहानी बदली। किस प्रकार बदली, ये प्लस लैम्डा है, ये माइनस एन लैम्डा है, इससे एन गुना है लेकिन माइनस एन गुना है, माइनस एन लैम्डा है। अब पूछा गया ए रीजन दे रखा है और ये दे रखा है आपका बी रीजन। ओ भैया ये तो बड़ा ही बन गया, एक सेकंड भाई, ये दे रखा है बी रीजन, ठीक है, ये दे रखा है बी ए रीजन, ये दे रखा है बी रीजन, ये दे रखा है सी रीजन। मुझे बताओ कि किस रीजन के अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, किस किस रीजन के अंदर। मैंने कहा ये एन लैम्डा है यानी कि इससे एन गुना बड़ा है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा, पॉजिटिव होगा होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पीछे की तरफ होगा। हाँ, इसकी डिस्टेंस जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं उससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है और चार्ज भी कम है, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से कम होगा। इस पर चार्ज भी ज्यादा है और चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसकी ज्यादा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो भी कम है इस पॉइंट से, यानी कि ये डोमिनेटिंग होगा, ये डोमिनेट करेगा इसके ऊपर, तो पॉजिटिव कम होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा, तो नेट जो है वो इधर की तरफ निकल कर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सी पॉइंट में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां मजा आ सकता है, बी में तो कभी होगा ही नहीं। ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई इधर की तरफ होगा इसकी वजह से, इसका इधर की तरफ होगा अपनी तरफ करेगा, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से याद करिए, रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से याद कीजिए। हाँ, हमें याद आई बातें, ये डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब इस एरिया के अंदर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जीरो करना है और मुझे वो एक्स डिस्टेंस बतानी है। पहले ये देखो होगा भी या नहीं भाई, ये प्लस लैम्डा है, ठीक है, ये इससे एन गुना कम है, इसकी डिस्टेंस जो है वो x है, मतलब इसके पास में है, इससे इसकी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। अब ये अगर प्लस लैम्डा के पास में है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, हाँ, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये दूर है, भले ही ये n गुना ज़्यादा हो लेकिन इसका इफेक्ट कम करने को डिस्टेंस भी तो आ गई। वो कहेगी भाई अगर मैं दूर हो जाऊं तो उससे इस पॉइंट पर निकलवा रहे हैं, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। होता है नहीं होता है, 2k लैम्डा भाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो होगा इसका इफेक्ट यहाँ पर कम होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी डिस्टेंस बनेगी जिसकी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। देखो इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, हाँ, तो कोई ना कोई ऐसी डिस्टेंस होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस एन लैम्डा जो था वो ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा शक्ति फोर्स लगाने की जो कैपेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, मतलब नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एन लैम्डा की वजह से ज़्यादा आता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना लैम्डा के, तो यहाँ पर एन लैम्डा है, लेकिन उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आर भी तो आ गया, हमने दूरी बढ़ा दी। हाँ, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के अंदर कहीं जीरो हो सकता है इस जो लैम्डा वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर। वो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई आर बटा एन माइनस 1, और ये आंसर हो जाएगा। इसको याद मत कीजिएगा, जब भी ऐसा आए तो दिमाग से थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व कर लीजिएगा। और भाई एक बात और है कि मतलब हाँ, ये रिवीजन चल रहा है तो कोई कोई बातें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा भाई ये तो हवा हवा में ही निकल गई। नहीं भाई, अगर आपने पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी और समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये प्लस लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा है, बोल रहा है कि किस रीजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बताओ किस रीजन के अंदर होगा। क्या इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा? कतई नहीं, कतई नहीं। क्यों? इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, बी रीजन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता। माइनस सी रीजन के अंदर क्या होगा? सी रीजन के अंदर इसकी वजह से इधर की तरफ होगा,
हाँ ये इसके पास है तो इधर इसकी वजह से, और ये दूर है तो इसकी वजह से इधर की तरफ कम होगा, क्योंकि माइनस लैम्डा का बड़ा होगा ना भाई। दोनों के पास प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा है, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो कम है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये देखो प्लस लैम्डा का ज़्यादा है और माइनस लैम्डा का कम है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे चल रहा है ना भाई। 2k लैम्डा बाई आर, अगर लैम्डा सेम है, लैम्डा सेम है, लैम्डा सेम है, तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन ये फॉलो कर रहा है। आइए सवाल देखिए। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रोटेट कर रहा है अराउंड एन इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज। एक इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज था, प्लस 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 प्लस, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस 0.1 है। ठीक है, इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 1 माइक्रोकुलम्ब पर मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकंड विल बी। भाई एक बात आप ध्यान में रखिएगा, इससे पहले भी हमने इस तरीके के सवाल करे हैं, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती थी। देखो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी हो, अगर वो घूम रहा है तो उसके पीछे का एक कारण क्या होता है, वो कारण होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसने क्या पूछा, इसने बोला वेलोसिटी निकालो। मुझे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, mv²/r। ठीक है, mv²/r की वजह से ये घूम रहा होगा, और ये जो फोर्स है ये कौन प्रदान कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाली जा सकती है कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, बिल्कुल क्यू इनटू ई। फोर्स, किसी चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है किसी के फील्ड में हो, अगर वो क्यू इनटू वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है। हाँ, तो हमने यही करा, mv²/r को इसके बराबर कर दिया, और यहां से वेलोसिटी जो है वो हमें मिल गई। देखो यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व करा तो देखो 3.2 इंटू 10⁻15 आया, लेकिन यहाँ पर हमें किस में दे रखा है, 10⁻7 के उसमें दे रखा है। तो हम एक पावर को खिलाएंगे, इसे 32 बनाएंगे और इससे एक पावर कम कर देंगे, 10⁻14 हो गया। अब 10⁻14 जब रूट से बाहर जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 10⁻7। अब 32 है, 32 दे रखा है, तो 6 6 कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो अब जब ये बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5.62, यही वाला आंसर आएगा ना, 5.62 इंटू 10⁻7। हाँ यही आना चाहिए, क्योंकि भाई 6 इंटू 6 क्या होते हैं, 36 होते हैं। तो 6 से तो कम ही होगा ना ये, अगर ज़्यादा होता तो 36 होता, तो 6 को बाहर निकाल के इंटू 10⁻7 लिख देता। हाँ ठीक बात है, समझ में आया, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मजे आने शुरू हुए, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर एंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर या फिर शेल। इसने बोला इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। वजह भाई, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर कंडक्टिंग बोल दिया तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर जो भी एक्सेस चार्ज होगा उसके सरफेस पर रिजाइड करेगा, उसके सरफेस पर जाकर बैठेगा। कंडक्टिंग के केस में, कंडक्टिंग के केस में अगर ये सॉलिड बन जाए तब भी, सॉलिड बन जाए तब भी, या अगर ये कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग हुई, तो इसको ऊपर ही जाकर बैठेगा। नॉन कंडक्टिंग अगर होलो है, नॉन कंडक्टिंग होलो है, बैठना तो ये अंदर भी चाहता था, लेकिन अंदर सरफेस ही नहीं है, क्योंकि अंदर से खाली है तो सरफेस पर ही जाकर बैठेगा। अंदर जगह ही नहीं है बैठने की, यहाँ पर अगर जगह होती तो बैठ जाता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग अगर होलो है तो बैठने की अंदर जगह ही नहीं है, तो सरफेस पर ही जाकर बैठेगा। या फिर शेल, अगर शेल बोल दे तो सबका एक ही निकलता है। मान लो ये एक स्फेयर था, पॉजिटिवली चार्ज था, इसके ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ था। हमने बोला कि हमें जो है किस किस पॉइंट पर आप बता देना, मैंने बोला कि एक तो इस ओ पॉइंट पर बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस ओ पॉइंट पर, और इस आई पर, इससे आई पर बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि देखो अगर ये डिस्टेंस आर है, गॉसियन सरफेस हमने एक बना लिया। देखो दोबारा से सुनो, हमें निकालना था, हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, इस पर चार्ज जो है वो क्यू है, और इसकी इस गॉसियन सरफेस से, इस सेंटर की गॉसियन सरफेस से कितनी रेडियस दे रखी है, आर दे रखी है। गॉसियन स्फीयर बनाया है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक तो मुझे सेंटर पर बता दो कितना होगा, एक इस आई पर बता दो, यानी कि आर, स्मॉल आर से जो है वो छोटा है आर के कंपैरिजन में,
ठीक है। और एक पी पॉइंट पर बता दो जहां पर स्मॉल आर जो है वो बड़ा है बड़े आर के कंपैरिजन में, ठीक है। हम बताते हैं, पहले आउटसाइड लगा लेते हैं, इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं यूजिंग गॉस लॉ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। यहां पर क्यू कितना दे रखा है, क्यू बड़ा क्यू के बराबर दे रखा है ना, बड़े क्यू के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पी जो होगा वो बाहर आ जाएगा और जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस जो दे रखी है वो स्मॉल आर दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना निकल कर आ गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आउटसाइड निकल कर आया है, इसको याद कर लीजिए। अब अगर सेंटर पर पूछे, सेंटर पर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, अंदर कोई चार्ज ही नहीं इनक्लोज हो रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां पर बोलने लगे आई पर एक गॉसियन सरफेस बना लो कि यहां पर कोई चार्ज रिजाइड कर रहा है, नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि आई पर और ओ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर आउटसाइड पूछेगा, जहां आउटसाइड का मतलब कि स्मॉल आर जो है वो बड़ा है आर के कंपैरिजन में, तो कितना होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर या फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर कोई सरफेस पर पूछने लगे, बोले कि यहां बता दो यहां कितना होगा, गॉसियन सरफेस बनाओगे, यहां पर आर जो है स्मॉल आर जो है वो आर के बराबर हो गया, तो यहां पर आर की जगह बड़ा आर रख देना, के क्यू बाय बड़ा आर का स्क्वायर। ये देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन पूछने लगे, देखो जब तक आर छोटा था, स्मॉल आर जो है वो छोटा था आर से, तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। हाँ, जब आर जो है वो स्मॉल आर के बराबर हुआ तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। उसके बाद डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होकर घटना शुरू कर देगा। तो इस तरीके का हमें कर्व देखने के लिए मिलेगा। होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑन पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो देखो ये दो हैं, अब पहले एक था लेकिन अब कंसेंट्रिक स्फीयर है, इनका सेंटर सेम है लेकिन डिफरेंट रेडियस है। ये आर है मान लो रेडियस, ये क्या है, ये स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है। ये देखो ये स्मॉल आर रेडियस है और ये आर रेडियस है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर प्लस बड़ा क्यू चार्ज है। देखो x के ऊपर पूछ रहा है कि x यहां पर x पॉइंट पर बता दो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर गॉसियन सरफेस बना लो, यहां पर कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा, जीरो होगा। y पर बता दो, y पर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, y पर चार्ज इनक्लोज हो रहा है प्लस क्यू, बस इतना ही तो चार्ज दे रहा, प्लस क्यू ही चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इसको सेंटर पर मान लेंगे, के क्यू बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर पूछने लगे जेड पर बता दो, जेड पॉइंट ये, तो इस पर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इस पर चार्ज इनक्लोज हो रहा है कितना, प्लस क्यू और प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू, तो के क्यू प्लस क्यू बाय जेड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस लेते हैं ना भाई, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर जो ले रहे थे तो वो डिस्टेंस थी ना जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सवाल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी एंड क्यू इन शोन अरेंजमेंट आर इन रेशो। इसने बोला ये स्मॉल आर है और ये आर है, ठीक है। इसने बोला इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो बता दो। होलो कंसेंट्रिक शेल है, शेल का मतलब समझ में आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और शेल के लिए एक ही पढ़ते हैं, नॉन कंडक्टिंग होलो, ठीक है। पी पर कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कितना होगा ये बताओ। ये पॉइंट यहाँ पर है भाई, ये पी जो है यहाँ पर मत समझना, जब भी हमने डिस्टेंस क्या ली है, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर कितना होगा, के ये 3 क्यू ये और ये क्यू, सॉरी ये क्यू और 3 क्यू ये, यानी कि हम ये जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो ये होगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के 4 क्यू, हाँ ये बड़ा क्यू ले लिया भाई, ये छोटा क्यू आएगा, स्मॉल क्यू कर लेना, के 4 क्यू बाय 2 आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर 2 आर है ना, तो के 4 क्यू बाय 2 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के क्यू बाय, ये 4 हो जाएगा और आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी भी के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू भी के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, यानी कि रेशो वन हो जाएगा। दोबारा से सुन लो इस बात को। हुआ ये, इसने 2 पॉइंट दिए, इसने बोला एक आर डिस्टेंस पर पॉइंट है पी, आर रेडियस, और एक 2r जो है डिस्टेंस पर पॉइंट है q। इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना कितना होगा। हमने ये पढ़ा है कि हम जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पर स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं और सारे चार्ज को सेंटर पर मानकर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर कर हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पर कितना होगा, सारा चार्ज अंदर मान लो 3q है, q है 4kq बाय 2r स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो 4kq बाय 4r स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, kq बाय आर स्क्वायर। और p पॉइंट पर कितना होगा, kq बाय आर स्क्वायर ही होगा। वजह ये डिस्टेंस r है, kq बाय आर स्क्वायर ही तो होगा। हाँ, तो 1:1 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, चलो हाँ देखो ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो स्फीयर एंड होलो स्फेरिकल शेल, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि ये सब सेम ही हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे, जब चार्ज को हम इसके ऊपर डालते हैं तो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, तो उस हिसाब से ये जो सारी जो स्फीयर हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो ये इन सब के लिए हम एक ही पढ़ते हैं, कितना, kq बाय आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज होंगे, मतलब कि जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद इसके ऊपर ग्राफ के सवाल हैं, फिर 1-2 सवाल के बाद हम अपना चार्ज प्लेट की तरफ बढ़ेंगे। चलो, तो ये देखो, पहले मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि अब चार्ज जो है वो सरफेस पर नहीं आएगा। अभी ये इतना आसान नहीं रहा है सर कि आप यहाँ पर फौरन कहीं भी निकाल लेंगे। आपको अब पूरे सरफेस के अंदर दे दिया, हर तरफ चार्ज बिखरा हुआ है, हर तरफ चार्ज बिखरा हुआ है। इसने पॉइंट बताए मुझे, इसने बोला कि एक तो ये इस आर डिस्टेंस पर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, इस अंदर की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ। एक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सरफेस पर कितना होगा, मान लो यहाँ पर कितना होगा। और एक किसी स्मॉल आर दूरी इस पॉइंट पी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और टोटल चार्ज जो दे रखा है इस स्फीयर पर कितना है, क्यू है। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर ही तो है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा आर है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब पर जो चार्ज है वो है क्यू। तो एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर मुझे यहां पर निकालना है तो ये कितना रेडियस आ रहा है, मान लो अगर स्मॉल आर रेडियस आ रहा है, स्मॉल आर डैश मान लो इसे, स्मॉल आर डैश रेडियस अगर ये आ रहा है तो क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 स्मॉल आर डैश का क्यूब, बिल्कुल होगा। तो एक के लिए इतना है, इतने एरिया में कितना होगा, यूनिटरी मेथड, एक एरिया में चार्ज इतना है, इतने एरिया में चार्ज के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्यू डैश कितना आ गया, यानी कि इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर, भाई एरिया बोल दिया गलती से, इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय आर क्यूब होगा। इतना जो है हमने अभी चार्ज निकाला है कि इतना चार्ज जो है वो इसके अंदर होगा, ठीक है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इनसाइड निकालना है तो उसके लिए हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आता है, क्यू इनसाइड में हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना निकल कर आया, के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब निकल कर आया हमारा, क्या हमारा निकल कर आया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, ठीक है। तो एक बात MR स्टार याद कर लीजिए कि किसी भी सॉलिड के अंदर कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, कोई सा भी फील्ड जो होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पर। देखो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पर है ना, कि किस डिस्टेंस पर आप निकाल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। सरफेस पर कितना हो जाएगा, अगर सरफेस पर निकालना है तो ये तो आसान हो जाएगा ना, पूरा एक गॉसियन सरफेस मान लो, यहाँ पर इसको सेंटर पर मार्क कर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर कर के क्यू बाय आर स्क्वायर सीधा लिख सकते हो। अगर किसी आर डिस्टेंस पर निकलवाने लगे तो क्या करोगे, वही इसको नॉर्मल, अब तो आसान हो गया ना, इसको स्फेयर मान लेंगे, एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक का चार्ज कितना है प्लस क्यू, सबको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर कर सेंटर पर मान लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और आर कैप ये दिशा दिखाने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो आप बातें याद रखिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो आप बातें याद करिए। क्या कि अगर हमसे कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा, के क्यू स्मॉल आर, मतलब जहां पर वो पूछ रहा है डिवाइडेड बाय जो रेडियस है पूरा स्फेयर का बाय आर क्यूब, मतलब कि के क्यू आर बाय आर क्यूब होगा। अगर कोई सरफेस पर पूछ रहा है तो के क्यू बाय आर क्यूब हो जाएगा, मतलब कि जो रेडियस होगी, क्योंकि उसे तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पी पॉइंट पर पूछेगा तो के क्यू बाय आर क्यूब, और स्मॉल आर कैप जो है वो दिखा रहा है डायरेक्शन। ठीक है, ग्राफ बनवा लीजिए भाई। अगर कोई बोलने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, यहां पर आर आएगा, एक मिनट रुको, ये स्मॉल आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, बताया जाए बताया जाए, कोशिश करते हैं बताने की। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में जब आर जो है, आर जब तक आर के बराबर नहीं हो गया तब तक तो डायरेक्ट रिलेशन चलेगा। किसी भी सॉलिड स्फेयर के अंदर, किसी भी सॉलिड स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के, यानी कि उस डिस्टेंस के जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होगा कितना, जब आर इज इक्वल्स टू आर हो गया तो मैक्सिमम हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वेयर के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और बाहर निकालना है तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में हो जाएगा। हाँ, तो इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और अगर हमसे रो, मतलब कि उसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में, रो की टर्म में पूछने लगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फेयर रो आर बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। इसको भी याद कर लीजिए। अब बातें क्या क्या याद रखनी है, एक पॉइंट ये याद रखना है, एक पॉइंट ये याद रखना है, एक पॉइंट ये याद रखना है, और एक पॉइंट ये याद रखना है, और ग्राफ को भी एक बार देख लेना, इसके अलावा सवाल कहीं नहीं जा रहा। An atom with atomic number Z is consisting positive charge at center and surrounded by distribution of negative electricity. इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पर है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है। ठीक है भाई, Z है, अगर कोई एटॉमिक नंबर Z का मतलब क्या है, Z दिखाने का मतलब ये है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर किसके बराबर चार्ज होता है, वो प्रोटॉन के ऊपर। Z दिखाने का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन दिखाना चाह रहा है कि इसके पास इतने प्रोटॉन हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है, तो सेंटर के ऊपर प्लस ZE चार्ज रखा हुआ है। ये बात समझ में आई? ठीक है, और क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्फेयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका रेडियस कितना है, R है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड एटम एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर। अब इसने बोला कि एक पॉइंट मैंने मान लिया स्मॉल r, इस स्मॉल r के ऊपर मुझे जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ठीक है, ये जो चार्ज है, जितना भी चार्ज है इसके अंदर आया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज जो है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, KZE बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इसको सेंटर पर मान लूंगा और इसे इनक्लोज कर दिया, डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है, R। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए किस तरीके से बिहेव करेगा, बिल्कुल ये वाला केस बन गया। ये देखो, पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, लेकिन हमें सिर्फ इतने हिस्से के पॉजिटिव चार्ज से मतलब था, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, के क्यू
स्मॉल आर बाय आर क्यूब, तो यहाँ पर कितना आएगा, के क्यू कितना होगा, जेड ई, ठीक है, माइनस, और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, के जेड ई आर स्मॉल आर बाय आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से नेट निकाल लेंगे, माइनस करेंगे इसे, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये कॉमन लेकर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जेड ई बाय 4πε0 हो जाएगा, के को अगर खोल कर रखेंगे और ये कॉमन आ ही गया था, तो 1/r² माइनस आर बाय आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, पहला सही जाएगा, ओके। Two long thin charge rod with charge density lambda each are placed parallel to each other at distance d apart. दो लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ रॉड थी जिनके बीच की कुछ डिस्टेंस d थी। फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड ऑन वन रॉड, किसी एक रॉड पर दूसरी रॉड जो है वो कितना जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ लगाएगी वो बता दो, ठीक है, बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर 2k लैम्डा बाई डी होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो d है। फोर्स क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर q इंटू ई, जितना चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। चार्ज नहीं दे रखा, लैम्डा दे रखा है, तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 2k लैम्डा स्क्वायर बाय डी, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 2k लैम्डा स्क्वायर बाय डी, हमारा जो 20 सेकंड आंसर है वो हो जाएगा, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट, और ये शीट जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। अब देखो, अगर नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट दे रखी है तो उसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर तो बैठने वाला है नहीं, वो तो अंदर होगा। यानी कि देखो इस रीजन के अंदर, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस थिकनेस के अंदर, इस मोटाई के अंदर जितना भी ये चार्ज है ना, सब इसके अंदर है। अगर हम इधर की तरफ से देखें साइड से तो ऐसा है, ये पूरी शीट है और इसके अंदर की तरफ है चार्ज, जितना भी है पूरा अंदर ही है, बाहर सरफेस पर नहीं है। वजह क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। हमें सिग्मा दे रखा है, सिग्मा क्या है, सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा दे रखी है। इसके लिए मान लो, और ये ए जो है वो है एरिया, ठीक है, इस एरिया के अंदर ही तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा Q बाई ए, और अगर ये मान लो ये चार्ज जो है, चार्ज शीट के अंदर कितना चार्ज है, Q है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, कितना होगा, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। अगर इस पॉइंट पर निकालोगी इसकी वजह से जब भी सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होगा, अगर इस पॉइंट पर निकालोगी तो भी सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ही होगा। चार्ज कंडक्टिंग शीट हो, अगर कंडक्टिंग आ गई शीट तो अब जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहाँ पर रिजाइड करेगा, वो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर रिजाइड करेगा। तो अब क्या होगा, देखो अब सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ये सरफेस है, पीछे भी एक सरफेस होगा, तो दो एरिया आ गए, तो अब सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाय 2a हो जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। तो आप याद कर लीजिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए होता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग के लिए कितना होता है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो कहाँ पर रिजाइड कर रहा है, वो सरफेस पर रिजाइड कर रहा है, इस वजह से सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट क्या आता है, जो चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है दोनों केस के अंदर। किसी फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस दिख रहा है, नहीं, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, ओके। चार्ज Q इज गिवन टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट रेस्पेक्टिवली। दो लार्ज शीट थी, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग रेस्पेक्टिवली, उन दोनों को चार्ज Q दिया गया। देन फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नियर सरफेस ऑफ प्लेट। किसी सरफेस के बहुत ही नियर रीजन में जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताओ, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के। देखो सबसे पहली बात तो ये कि 2:1 आंसर नहीं आएगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि 2:1 आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, यहां पर Q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
मतलब ये कि अब यहाँ पर जो सिग्मा होगा वो कितना होगा, Q/2A होगा, और यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, Q/A होगा। सिग्मा बदल गया, वहां पर सिग्मा जो था दोनों में सेम आ रही थी वैल्यू यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q/2A, Q/2A एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है Q/A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब वजह इसकी क्या है भाई, कंडक्टिंग है तो चार्ज दो सरफेस पर रहेगा, दो एरिया होंगे, और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया होगा, इसलिए Q/A आया और यहाँ पर Q/2A आया। तो आंसर हमारा 1 चला जाएगा, 1:1। ये अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल है, या फिर ये कह लीजिए कि ये बेहतरीन सवाल है। इन विच रीजन फील्ड विल बी जीरो ऑफ चार्ज शीट, चार्ज शीट की वजह से किस रीजन के अंदर फील्ड जो होगी वो जीरो होगी, वो बताइए। ठीक है, कोशिश करते हैं। आप ये बताओ, एक बात बताओ, क्या बी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? भाई बी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, इस माइनस की वजह से इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसकी वजह से इस सी पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। दोनों सिग्मा है, हाँ दोनों सिग्मा है। डिस्टेंस बदली हुई है, लेकिन डिस्टेंस से मुझे मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। मैं ये ग्राफ देखकर आया हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, मुझे फॉर्मूले के अंदर कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिखती, तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर की तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा, यानी कि सी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बिल्कुल सेम कहानी ए के अंदर रिपीट होगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आगे की तरफ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट के अंदर जीरो होगा। वजह क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसको तो भूल कर भी मत लगाइएगा। ए एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। बी में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इधर की तरफ, बी इसकी वजह से इधर की तरफ, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी देख लीजिए। अब इन्होंने क्या बोला, पहले कंडक्टर ऐसा था, अब ये इसको मोटा कर दिया है, ये थिक कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। इसमें ये एक ऐसा थिक है कंडक्टिंग स्फीयर जो है, और इसमें पॉजिटिव 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 चार्ज इसको दिया। कितना भी चार्ज दे दो, चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, लेकिन उसके तो सरफेस पर रिजाइड करेगा। हाँ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने लगे ए पॉइंट पर कितना होगा, भाई ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने लगे, मान लो कि बी पॉइंट अगर यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पूछने लगे बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, भाई बी पॉइंट पर भी जीरो होगा, क्योंकि कोई चार्ज अंदर बंद ही नहीं हो रहा। गॉसियन सरफेस अगर बनाता हूँ, सी पॉइंट पर कितना होगा, सी पॉइंट पर होगा, इसको जितना भी चार्ज है, मान लो अगर Q चार्ज है, तो इसको हम कहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि वो सेंटर पर रखा हुआ है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है R, तो KQ/R², पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर निकाल लिया जाएगा। ओके, ये लास्ट आर्टिकल, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण चार्ज बताइए। ओके, सवाल क्या कह रहा है, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर दे रखा है, आफ्टर इंडक्शन, इसमें इंडक्शन हुआ। देखो पहले चार्ज ऐसा था, ये दो स्फीयर दे रखे थे, इन स्फीयर के सरफेस, बाहर वाले सरफेस पर +3Q चार्ज था और +Q चार्ज था। अब इनके अंदर इंडक्शन की प्रोसेस हुई, और उसके बाद हमें ये बताइए कि चार्ज जो स्फीयर के हर सरफेस पर चार्ज कितना कितना आएगा। देखो ये +Q चार्ज यहाँ से कुछ चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, हाँ बिल्कुल, +Q चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। कितना चार्ज अट्रैक्ट करेगा, -Q चार्ज अट्रैक्ट करेगा, -Q चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर -Q चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज की कमी हो जाएगी, कितनी कमी होगी, जितना इसने लिया है, यानी कि यहाँ पर +Q की कमी हो जाएगी, +Q +3 कितने हो गए, 4Q हो गए, यहाँ पर कितना आ गया, -Q, और यहाँ पर कितना आ गया, +Q। यही तो बात है, यहाँ पर +4Q हो गया, यहाँ पर -Q हो गया, यहाँ पर +Q हो गया, यहाँ पर 0 कूलम होगा। वजह क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, एक बड़ा सवाल देख लो, यहाँ पर +2 कूलम दे रखा है, यहाँ पर -3 कूलम दे रखा है, यहाँ पर +2 कूलम दे रखा है, यहाँ पर 14 कूलम दे रखा है, और यहाँ पर -5 कूलम दे रखा है। बोल रहा है कि हमें बता दो, क्या बताएं, ये बताओ कि इंडक्शन के बाद हर सरफेस के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा। देखा जाए, देखने की कोशिश की जाए।
यहाँ पर +2 कूलम था, ये -2 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर +2 कूलम चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पहले कितना था, -3 कूलम था, +2 कूलम आ गया तो नेट कितना बचा, -1 कूलम। ये -1 कूलम इस +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर -1 कूलम आ जाएगा। पहले 8 कूलम था, अब 1 कूलम यहाँ पर आ गया तो कितना बचेगा, +7 कूलम। ये +7 कूलम इस -7 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर पहले कितना था, +14 कूलम, यहाँ पर -7 कूलम आया तो यहाँ पर क्या होगा, +7 कूलम और आ जाएगा। तो 14 कूलम पहले से ही था तो 7 कूलम और आ जाएगा। और अगर यहाँ पर +21 कूलम है तो ये इंडक्शन कर यहाँ पर -21 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडक्शन का प्रोसेस है, इससे भी कभी कभार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो हमने देखा इस चैप्टर में चर्चाएं करी। और भाई मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी अपने रिवीजन के लिए ही ये लेक्चर्स को डालता हूँ। तो मे भी हो सकता है कि कहीं पर कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो देख लिया करो भाई। बाय।